अस्सलामुअलैकुम। दिसंबर 2005 को नासा के स्पेशल एजेंट डैन ऑकलैंड और सिक्योरिटी मैनेजर हेनरी बटलर नासा के कैप कैनावेरल लॉन्च फैसिलिटी के अंधेरे रास्ते से गुजरते हुए कमरों को एक्सप्लोर कर रहे थे। एक कमरे में उन्हें एक बॉक्स मिला। इस बॉक्स में 60वीं सेंचुरी के दौर के 2 ब्लू स्पेस सूट पड़े हुए थे। यहाँ पर एक सवाल आता है, आखिर ये स्पेस सूट किसके थे? क्योंकि नासा के अब तक के तमाम मिशंस में किसी भी तरह का ब्लू सूट इस्तेमाल नहीं किया गया था। क्या नासा दुनिया से छुपकर भी किसी सीक्रेट मिशन पर काम कर रहा था? यहाँ पर मैं आपको बता दूं, डार्क वेब से मिली चांद की सतह की इन मिस्टीरियस इमेजेस से ये वाजे होता है कि वहाँ पर एलियन सिविलाइजेशन हो सकती है। यहाँ पर एक सवाल आता है, क्या यही वो वजह थी कि चांद पर टहलते वक्त नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने ये कहा था, दे आर ऑन द एज ऑफ द क्रिएटर एंड दे आर वॉचिंग अस? आखिर वो कौन लोग थे? इन सब सवालों के जवाब आप जानेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे इस चैनल इफ टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। डार्क वेब ये इंटरनेट का वो जाल है जहां दुनिया के सारे राज छुपे और बेचे जाते हैं, चाहे वो किसी एक आदमी के हों या फिर किसी मल्टी बिलियन डॉलर इंस्टीट्यूशन के। क्योंकि इस अंधेरी दुनिया पर राज करने वाले लोग इतने माहिर और तेज होते हैं कि कोई भी उन्हें पकड़ नहीं सकता। यहाँ पर एक सवाल आता है, क्या नासा के कुछ राज भी ऐसे ही चोरी हुए थे? यहाँ पर मैं आपको बता दूं, वैसे एक गवर्नमेंट एजेंसी की इंफॉर्मेशन चुराना इतना आसान नहीं होता, लेकिन ऐसी कुछ तस्वीरें जरूर हैं जो डार्क वेब पर सर्कुलेट हुई हैं, जिसकी वजह से ये तस्वीरें चांद पर एलियन सिविलाइजेशन की तरफ इशारा कर रही हैं। आखिर इन तस्वीरों को नासा ने खुद लोगों के सामने क्यों नहीं रखा? यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इस क्यों का जवाब तो सिर्फ नासा ही दे सकती है। नासा के ऑफिशियल माउथ पीस स्पेस सपोर्ट न्यू के मुताबिक 2005 में डैन ऑकलैंड और हेनरी बटलर को 2 स्पेस सूट्स मिले, तो उन्होंने इन सूट्स को पहचानने की कोशिश की। वैसे वो इन सूट्स को कैसे पहचानते? क्योंकि ये सूट्स नासा के 1960 में इस्तेमाल किए जाने वाले सूट्स जैसे तो लग रहे थे, लेकिन ऐसे ब्लू कलर के सूट्स तो नासा ने कभी इस्तेमाल ही नहीं किए। और फिर इस सूट पर कोड नेम 007 और 008 लिखा हुआ था, जो अब तक भेजे गए किसी भी एस्ट्रोनॉट के रिकॉर्ड के साथ मैच नहीं होता था। यहाँ पर एक सवाल आता है, आखिर ये ब्लू सूट्स किसके लिए बनाए गए थे? यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जब इन ब्लू सूट्स की इन्वेस्टिगेशन की गई तो 007 स्पेस सूट का ऑनर ही नहीं मिला, लेकिन स्पेस सूट 008 के ऑनर की पहचान जरूर हुई। ये स्पेस सूट 1960 के टाइम में यूएस एयरफोर्स में जॉब करने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल रिचर्ड लॉयर का था, जो एयरफोर्स पायलट के तौर पर काम करते थे। लेकिन यूएसएएफ पायलट का नासा से क्या ताल्लुक था? वो भी उस वक्त जब नासा की अभी बुनियाद ही रखी गई थी। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, 1950 में उसने सोवियत के साथ चल रही जंग की वजह से एक सीक्रेट प्लान बनाया था। इस प्लान के मुताबिक वो दुनिया की सबसे मिस्टीरियस जगहों में से एक एरिया 51 में U2 नाम के कुछ स्पेशल स्पाई प्लान्स बना रहे थे। इन प्लान्स की खासियत ये थी कि ये प्लान नॉर्मल फ्लाइंग से 70,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकते थे, ताकि दुश्मन के रेडर से पकड़े न जा सके। इन्हीं प्लान्स की वजह से एरिया 51 बदनाम भी हुआ था, क्योंकि यही वो जगह थी जहां इन सीक्रेट प्लान्स की टेस्टिंग हुआ करती थी। लेकिन लोग इन्हें एलियन शिप समझ बैठे थे, यानी कि ये पूरा प्लान इतना सीक्रेट था कि यूएस गवर्नमेंट ने अपने शहरियों को भी इसका पता नहीं चलने दिया। लेकिन ये बात अलग है कि उसने सेम चीज अपने सबसे बड़े दुश्मन सोवियत के साथ नहीं कर पाई, जिसकी वजह से सोवियत ने कई U2 स्पाई प्लेन्स को डिटेक्ट करके तबाह कर दिया था। यहाँ पर एक सवाल आता है, क्या सोवियत की इस हरकत से उसने हार मान ली? तो मैं आपको बता दूं, बिल्कुल भी नहीं। यूएस एयरफोर्स ने सोचा क्यों ना और भी ऊंचाई पर उड़ा जाए और अपने इन मिलिट्री प्रोजेक्ट्स को एक सिविल एजेंसी के तौर पर कामयाब किया जाए। क्या आप इस सिविल एजेंसी का नाम इमेजिन कर सकते हैं? मैं आपको बता दूं, इसका नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि नासा। 1958 में जब नासा की बुनियाद रखी गई थी, उस वक्त उसे दुश्मन का ध्यान भटकाने के लिए स्पेस रिसर्च में इन्वॉल्व कर दिया गया था। और इस नॉर्मल स्पेस रिसर्च के पीछे यूएसएएफ एक सीक्रेट स्पेस स्पाई प्रोग्राम चला रहा था, जिसका नाम मैन्ड ऑर्बिटल लेबोरेटरी था। इस मिशन के मुताबिक 17 एयरफोर्स पायलट्स और इंजीनियर्स को ट्रेन किया गया था, ताकि वो स्पेस में एक इंटरनल स्पेस स्टेशन जैसी स्पेस लेबोरेटरी में बैठाकर अमेरिका के दुश्मनों पर नजर रख सकें और उनके हथियारों की इंफॉर्मेशन उस तक पहुंचा सकें। वैसे तो 1969 में पैसों की कमी और सैटेलाइट्स की बढ़ती कैपेबिलिटी की वजह से इस मिशन ने कभी भी उड़ान नहीं भरी और स्क्रैप आउट हो गया था, लेकिन यूएस पायलट्स की कुछ चीजें जरूर बच गई थी, यानी कि मॉल तबाह हो गया था लेकिन उसके कपड़े बच गए। लेकिन वेट,
नासा जैसी स्पेस एजेंसी के सीक्रेट्स की बात करें तो उसमें एलियंस की बात ना हो, ये तो नहीं हो सकता। तो इसीलिए अब हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 2006 में एक एस्ट्रोनॉट क्रू ब्रेंट जेट को ISS की फाइनल असेंबली के लिए स्पेस में लॉन्च किया गया था। इन एस्ट्रोनॉट्स और इंजीनियर्स का बेसिक काम ये था कि ISS पर पहुंचने के बाद शटल से बाहर आकर ISS पर कुछ इम्पोर्टेंट पुर्जे फिट करने थे। लेकिन अचानक से मिशन कमांडर ब्रेंट जेट को एक चमकती हुई चीज दिखाई दी। पहले तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आया, लेकिन जैसे ही उन्होंने स्पेस शटल के कैमरास को US लाइट की तरफ किया तो उस चमकती चीज को 2 और ऑब्जेक्ट्स ने ज्वाइन कर लिया और वो तीनों स्पेस में घूमने लगे। मीडिया ने इस चीज को बहुत उछाला, लेकिन नासा ने अपने एक्सप्लेनेशन में इन ऑब्जेक्ट्स को सूरज की रोशनी से चमकते स्पेस डेब्रिस बताकर रफा दफा कर दिया। लेकिन मीडिया का भी एक रफ फुटेज से इसे एलियन कॉन्स्पायरेसी कहना गलत था, लेकिन दूसरी तरफ नासा का इसे बगैर वेरीफाई किए स्पेस डेब्रिस करार देना भी कुछ गलत ही था। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट्स करके बताइएगा। आइए अब हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 2016 में नासा का न्यू हॉरिजॉन स्पेस प्रोब सोलर सिस्टम के बाहर पहली बार जाने वाला था। इस मिशन के मुताबिक न्यू हॉरिजॉन को अपने रास्ते में आने वाले हर प्लेनेट या फिर किसी और बड़े ऑब्जेक्ट का चक्कर लगाना था, ताकि उसकी ग्रेविटी की मदद से वो अपने अगले सफर पर जा सके। इस टेक्निक से वो सोलर सिस्टम के लास्ट प्लेनेट यानी कि नेपच्यून से आगे पहुंच गए थे। लेकिन सोलर सिस्टम से बाहर निकलने के लिए तो जरूरत थी एक लास्ट हेल्पिंग हैंड की, यानी कि प्लूटो की। न्यू हॉरिजॉन तेजी से प्लूटो के ऑर्बिट में चक्कर लगाने के लिए आगे बढ़ने लगा। ये मूवमेंट एक बहुत ही प्राउड मूवमेंट होने वाला था न्यू हॉरिजॉन के लिए, क्योंकि वो रियल सेंस में अपने एग्जिस्टिंग सोलर सिस्टम की बाउंड्रीज हॉरिजॉन को ब्रेक करके प्लूटो से आगे की दुनिया को देखने वाला था। लेकिन जैसे ही स्पेस प्रोब प्लूटो के आगे गया तो उसने कुछ ऐसी चीजें देखी जिसकी एक्सप्लेनेशन साइंटिस्ट के पास भी नहीं है। जैसे ही न्यू हॉरिजॉन प्लूटो से आगे गया तो उसने ऑलमोस्ट 113 किलोमीटर का एक वाइड ऑब्जेक्ट देखा, जो देखने में बिल्कुल पथरीला एस्ट्रॉयड लग रहा था, लेकिन बिहेव ऐसे कर रहा था जैसे कोई आर्टिफिशियल या फिर कोई मैन मेड ऑब्जेक्ट हो। इस सस्पिशियस ऑब्जेक्ट को नासा ने एरोन का नाम दिया। इसके बारे में मैं अपनी पिछली वीडियो में डिटेल से बता चुकी हूँ, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए अब अपने अगले सवाल की तरफ जाते हैं। 1969 में नासा का पहला मैन मिशन टू मून, जिसकी वजह से पूरे अमेरिका की धड़कनें थमी हुई थी, क्योंकि इंसान की हिस्ट्री में एक न्यू चीज दर्ज होने वाली थी। फाइनली वो वक्त आया जब एक इंसान ने अपना पहला कदम चांद पर रखा और फिर कहा, इट्स अ वन स्मॉल लीप फॉर अ मैन बट वन बिग लीप फॉर अ मैनकाइंड। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ नील आर्मस्ट्रॉन्ग की। चांद पर होने वाला ये वाकया तो सबको याद है, लेकिन उस दिन चांद पर कुछ और भी हुआ था जिसे दुनिया से छुपाया गया है। जब चांद पर नील खुशी से उछल कूद कर रहे थे, तब अचानक से 2 मिनट के लिए कैमरा बंद हो गया और उसके बाद जब फिर से रिकॉर्डिंग शुरू हुई तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने टेंस वॉइस में कुछ ऐसा बोला जो ठीक से सुनाई नहीं दिया। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने बोला उसे सुनने के बाद कुछ लोगों का मानना था कि नील ने कहा था, दे आर ऑन द एज ऑफ द क्रिएटर एंड दे आर वॉचिंग अस। यहाँ पर एक सवाल आता है, आखिर नील ने ऐसा क्या देखा था? यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये तो सिर्फ नील ही जानते हैं और इसके अलावा नासा के लोग भी जानते हैं। लेकिन नील के साथ रहने वाले कई लोग ये कहते हैं कि चांद से वापस आने के बाद नील पूरी तरह से बदल गया था। एक हंसता हुआ इंसान बिल्कुल खामोश हो गया था। हो सकता है कि ये भी एक कॉन्स्पायरेसी थ्योरी हो और ज्यादातर लोग इसे कॉन्स्पायरेसी थ्योरी मानते भी हैं। 1994 में नील की व्हाइट हाउस में स्ट्रेंज स्पीच ने लोगों को फिर से एलियंस के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। रिमूव वन ऑफ द ट्रुथ्स प्रोटेक्टिव लेयर्स। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? हमें नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।